एरर्स इन मेजरमेंट। अब देखिए कई तरीके से एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिक क्लासिफिकेशन किया कि एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आता है किसकी वजह से, एक्सपेरिमेंटर की वजह से, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी वजह से, स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं। और एरर प्रेजेंट इन द इंस्ट्रूमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर ही है ये प्रॉब्लम। मान लीजिए कि हवा चल रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो वो अपराइट नहीं रखा है, टेढ़ा मेढ़ा रखा है, उसकी वजह से सही रीडिंग नहीं आ रही। एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि आपने ये वाली रीडिंग देखने की जगह ये वाली रीडिंग देख ली, या ऊपर वाली रीडिंग देख ली, या दो जो मार्किंग है उसके बीच में रीडिंग आ रही है, तो वो भी एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आएगा। मतलब अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो बीच में है तो ऊपर वाले में ले या नीचे वाले में ले। ओके, और इसी अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट को ही हम लोग एरर कहते हैं। काफी बेसिक बात है, हम लोग एरर्स शुरू कर रहे हैं। अब एरर को कैटेगराइज करने के दो और तरीके हैं। सिस्टमैटिक एरर में आप डाल सकते हैं उसे, या रैंडम एरर में। सिस्टमैटिक एरर मतलब एरर ऑफ द सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है मान लीजिए हमारा, या एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, रीडिंग लेने वाला जो है वो एक नौसिखिया है, ही इज अ टायरो, ही इज अ बिगिनर। एंड ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर में क्या होता है कि भाई आप जैसे मान लीजिए कि दो रीडिंग ऐसी हैं, दो ऐसी मेजरमेंट्स हैं, उनके बीच में पॉइंटर अपना आ गया, तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि इसमें आए या इसमें आए, तो इस तरह की चीज ग्रॉस एरर में आ जाएगी, जहां आप जजमेंट ही नहीं ले पाए। जैसे इंस्ट्रूमेंट ही हल्का सा मान लीजिए इंक्लाइंड है, उसकी वजह से भी ग्रॉस एरर आ सकता है। और फिर फिजिकल कंडीशंस आ गई, मान लीजिए कि टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही हमारी रीडिंग को चेंज करे दे रहे हैं। जैसे कि अगर वेरी हाई टेम्परेचर होगा तो हमारा जो स्केल है वो इलोंगेट हो जाएगा, स्केल जब इलोंगेट हो जाएगा तो हमारी रीडिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगी, तो वो फिजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है रैंडम एरर। इस तरह का रैंडम एरर हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारी रीडिंग ले लें। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर एक प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरे 24 आवर्स में 24 रीडिंग्स ले सकते हैं, हर घंटे रीडिंग ले सकते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा। या अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है तो आप पूरे साल रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए कोई रिवर है, रिवर में वाटर सैंपल ले रहे हैं, तो वाटर सैंपल टेम्परेचर पे बहुत वेरी करता है, उसमें जो मान लीजिए कि आप डिजोल्व्ड ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो वैसे केस में पूरे साल 365 वैल्यूज अगर लेंगे आप, तो फिर जो टेम्परेचर की वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उसका वेरिएशन नलीफाई हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए रैंडम एरर हटाने का तरीका जो है वो मेनी रीडिंग से है। लेकिन यहाँ पे इम्परफेक्शन को तो आप क्या करेंगे भाई, बहुत प्रैक्टिस करिए, नया बंदा लाइए, अच्छा समझदार इंसान लाइए, बच्चे से रीडिंग मत दिलवाइए, टीचर से रीडिंग दिलवाइए, तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन वैसे जा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट नया हो, बहुत ज्यादा पुराना ना हो, बहुत अच्छे कंपनी से खरीदा गया हो। और ग्रॉस एरर भी हम लोग वेरी मच प्रैक्टिस अगर आपकी है उस फील्ड में, तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो हम अपनी एफर्ट से मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर हम लोग उतना एफर्ट से मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा रीडिंग लेकर मिनिमाइज कर सकते हैं। These systematic errors can be minimized even before starting the experiment, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का रिपीटिशन ही बढ़ाकर हम लोग रैंडम एरर को हटा सकते हैं। इस तरह आप समझ लीजिए। अब जैसे बच्चों आपको रैंडम एरर मिनिमाइज करना है लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स के लिए। अब इसमें ट्रू वैल्यू क्या है हमें पता ही नहीं है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो रेड वैल्यू है ये आपके मीन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी। चलिए हम लोग रेड को शामिल करके और रेड के बिना हम लोग अपना मीन निकालने की कोशिश करें।
जब बच्चों ऐसी वैल्यू आपकी आई, आपका डेटा सेट ऐसा है, तो आपने एक बार क्या किया, 39.9 को शामिल किया और आपने मीन निकाल लिया 6.39। जब आपने 13.9 को शामिल नहीं किया, तब यहां पे 9 की जगह आप 8 रखेंगे और ये हटा देंगे, तब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.45 आएगा। आप मुझे बताइए इनमें से सही आंसर क्या है, ये वाला सही है या ये वाला सही है? 6.39 is a better answer or 5.45 is a better answer? बोलिए। सर 5.45। वेरी गुड, 5.45 इज अ बेटर आंसर, क्योंकि यहां पे ऐसा होगा बच्चों, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हर जगह आप सही चल रहे थे, लेकिन यहां पे आप देखिए कि सारी वैल्यूज 5 में है और ये 10 भी नहीं है, ये तो 13 हो गया। कई गुना आप मेन वैल्यू से डेविएट कर गए। इसका मतलब जब आपने 13.9 वैल्यू निकाली होगी, या तो एक्सपेरिमेंटर ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी होगी, या एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, कहीं एक भारी एरर आया होगा, इतना भारी एरर जो ट्रू वैल्यू से आपको बहुत ज्यादा डिविएट करे दे रहा है। ऐसे केस में हम लोग इस वाली वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करते, उसको हटा देते हैं। इनफैक्ट अगर ये आप अपने टीचर से को दिखाएंगे तो आपके टीचर कहेंगे बेटा ऐसा करो, इसको भी हटा दो। इसको हटाना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, लेकिन इसको हटाने में किसी को भी जरा भी झिझक नहीं होगी। तो ऐसे केस में इस तरह की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं आउटलायर। इसको क्या बोलते हैं, आउटलायर। ठीक है, तो उस तरह के आउटलायर को हम लोग हमेशा रिमूव कर देते हैं, और क्योंकि ऐसा करने में रैंडम एरर जो है हमारा बढ़ जाएगा, है ना। देखिए सारी वैल्यू 5 के आसपास आ रही, 5.45 आ रहा, हम लोग खुश हैं। ठीक है, तो आउटलायर को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 6.39 आ जाएगी, बहुत ही गड़बड़ वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स हम लोग बहुत ज्यादा लें, लेकिन आउटलायर को हम लोग चॉप ऑफ करते जाएं, इरेज आउट करते जाएं। आते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर पे बच्चों। अब इसमें पहला है अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि आपको या तो ट्रू वैल्यू पता हो और या तो ट्रू वैल्यू ना पता हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने पिछले एग्जांपल में जाते हैं, पहली बार मैं मान रहा हूं कि वी नो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, सो ट्रू वैल्यू इज सपोज 5.5। ठीक है ना, असली में ट्रू वैल्यू 5.5 है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, 5.5 से इसका डिफरेंस लेंगे। ये 5.5 से आगे है या पीछे है, ये बताइए। 5.1 इज लेस देन और मोर देन 5.5? लेस देन है ना। तब आप यहां पे क्या करेंगे, 0.4 लिख देंगे। भाई ट्रू वैल्यू क्या है, टीवी क्या है, 5.5, और ये इससे पीछे है तो आप यहां पे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। यही चीज होगा आपका डेल्टा ए। ये क्या होगा आपका डेल्टा ए। ये ए वैल्यूज हैं और ये डेल्टा ए है। अब यहां पर 5.6 है तो भाई ये ज्यादा है, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, प्लस 0.1 कर देंगे। इसी तरह ये पूरी टेबल आप भर देंगे। तो जब आपने सारी वैल्यूज लिखी तो कुछ नेगेटिव आ रही हैं और कुछ पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन अब आपको और ज्यादा स्ट्रांगली समझ में आया होगा कि यार हमने इसको 13.9 को ट्रू आउटलायर क्यों बोला, क्योंकि ट्रू वैल्यू 5.5 है और यहां पे हमारा जो एरर है वो 5.5 से भी काफी बड़ा है, मतलब 1.5 गुना के आसपास बड़ा है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इस वैल्यू को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, और ये वाला जो अपना मीन है वो बेकार है और ये वाला मीन सही है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने इस तरह से निकाला। ये केस था
जब आपको ट्रू वैल्यू पता हो। अगर आपको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है तब आप क्या करेंगे, अपने जजमेंट से सबसे पहले तो आउटलायर को हटाएंगे। आउटलायर को हटा दिया आपने, मान लीजिए इन सबको शामिल कर लिया, 5.1 को भी शामिल कर लिया आपने, और आपने 5.45 को अपना मीन वैल्यू मान लिया। तब फिर हम लोग ट्रू वैल्यू 5.45 को ही ले लेंगे। जो कैलकुलेटेड मीन है उसी को 5.45 ले लेंगे और ये सारी कैलकुलेशन दोबारा कर लेंगे। उसको भी हम लोग एब्सोल्यूट एरर ही कहेंगे। इन सारे ये जितने भी लिखे हुए हैं इंडिविजुअली, ये सब एब्सोल्यूट एरर हो जाएंगे। तो अगर ट्रू वैल्यू पता हो तो उसी से माइनस कर लो, ना पता हो तो मीन वैल्यू से माइनस कर लो, डिफरेंस ले लो। ये यहां पे जो ऐसा लगा हुआ है ये सिमिलैरिटी नहीं है भाई, इसका मतलब है डिफरेंस। और डिफरेंस लेने के बाद आप पॉजिटिव या नेगेटिव से आप ये जताएंगे कि हमारी वैल्यू आगे आ रही है ट्रू वैल्यू से या पीछे आ रही है। आगे आ रही है तो पॉजिटिव, पीछे आ रही है तो नेगेटिव। अब देखिए मीन एरर निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों, कि जितने भी ये एरर हैं इनको उठा के जोड़ दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। बट जब आप उठा के उनको जोड़ते हैं तो याद रखिएगा कि हम पॉजिटिव साइन बना देते हैं सबका, जबरदस्ती हम इसे भी +0.4 और इसे भी +0.1 +0.2 कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहां पे मॉड लगा रखा है, हर एक वैल्यू पे मॉड लगा रखा है। और जब सबको जोड़ते हैं तो यहां पे जोड़ मतलब यार ये अगर मान लीजिए 20 वैल्यू हैं, 5000 वैल्यू हैं, तो ये इतने बार डेल्टा 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 प्लस 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 लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ये लोग एक फैंसी तरीके से लिखते हैं, i = 1 से लेके n तक और डेल्टा ai। इससे डरना नहीं है आपको, ये जो है 1 को i रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को i रिप्रेजेंट, 3 4 5 6 7 8 सब तक n तक ना आ जाए तब तक i ही सबको रिप्रेजेंट करता जा रहा है। इसीलिए सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी कि हम लोग ऐड कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय n यहां कर लेते हैं। इसी में बुक ने, आपकी बुक ने थोड़ा और सुधार किया, उन्होंने क्या लिखा है, a बार = 1/n सिग्मा i = 1 से लेके n डेल्टा ai। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/n को उन्होंने बगल में लिख दिया, वो कोई नया काम नहीं किया उन्होंने। ठीक, तो आप इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ये है मीन एरर का फॉर्मूला। मीन एरर का एक और नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब अगर यहां पे हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था तो जरा हम लोग करके देखते हैं। सारी चीजें पहले पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग मीन एरर निकालते हैं तो भाई सबको पॉजिटिव कर लिया, सबको उठा के जोड़ दिया, तो 1.2 क्या आया, ये ऊपर वाला सिग्मा ai, सिग्मा डेल्टा ai का मॉडुलस आया 1.2। ठीक है, तो अब 1.2 को हम लोग डिवाइड करेंगे n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अपनी जो आउटलायर है उसको हटाने के बाद काम की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 8 है। तो यहां पे इस सवाल में जो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे अपना डेल्टा a बार आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना हो जाएगा, आप 0.15 है ना, 0.15। तो ये आपका मीन एरर आ गया। और आप देख सकते हैं कि 0.15 काफी सही वैल्यू है भी, क्योंकि आप देख यहां पे 1 2 1 2 1 2 0 केवल यही है। और एक बार यहां 0.4 आ गया था तो थोड़ा सा ये मतलब बढ़ गया। ठीक है, सही है। तो इस तरह से मीन एरर और एब्सोल्यूट एरर में आपने डिफरेंस समझ लिया। अब फ्रैक्शनल एरर को समझ लेते हैं। ये क्या है, डेल्टा a बार डिवाइडेड बाय a। यहां पर आप अभी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को लेंगे क्योंकि यहां पे कोई मॉडुलस नहीं लगा हुआ। तो अगर आपको ट्रू वैल्यू मालूम है, यहां पे जैसे मीन ट्रू वैल्यू मालूम है 5.5, तो फिर आप मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे,
माइनस 0.4 और डिवाइडेड बाय 5.5। अगर आपको ट्रू वैल्यू मालूम है तब हमारा फ्रैक्शनल एरर ऐसे आएगा या रिलेटिव एरर ऐसा आएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर जो हमने मीन कैलकुलेट किया उसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर हम लोग 5.45 ले लेंगे और फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। परसेंटेज एरर और ये फ्रैक्शनल एरर लगभग एक ही जैसे हैं। यहाँ पे जो अपना एरर है वो फ्रैक्शन में होता है, रेशियो में होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 के टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ पे बस वही जैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है ये इस तरह आ जाता है। तो फ्रैक्शनल एरर का ये फॉर्मूला रहा ऊपर वाला और परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला रहा नीचे वाला। याद रखिएगा फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। सॉरी, फ्रैक्शनल और परसेंटेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, यानी नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन मीन एब्सोल्यूट, इसका नाम ही एब्सोल्यूट है। याद रखिएगा मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। मीन और यहां पे ये वाला जो एब्सोल्यूट एरर है यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर होगा उसका मीन एरर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मॉडुलस का साइन वहीं लग रहा है। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मीटर, स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और फेरोमीटर, कि भाई उनका लीस्ट काउंट इतना इतना होता है। तो अब आपने मान लीजिए किसी मीटर स्केल से मेजर किया और आप पा रहे हैं कि यार देखो 4.5 भी नहीं है ये और 4.6 भी नहीं है ये। ठीक है, ये कुछ बीच में है, मतलब ऐसा आ रहा है। तब फिर आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स में जाएंगे। तब आप देखेंगे कि अच्छा ये तो यार बढ़िया है, मतलब इसको, तब आपको 4. जब आप मीटर स्केल में रहेंगे तो आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं होगा, खाली स्पेस होगा। लेकिन जब आप वर्नियर कैलिपर्स में आ जाएंगे तो आपको 4.5 और 4.6 तो यहां लिखा ही होगा, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवीजन होंगे। तो अब अगर मान लीजिए ये अपना एरो जो है वो यहां पे था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे वैल्यू आप बोल देंगे 4.58। ठीक है, बढ़िया है, वर्नियर कैलिपर काम आ गया। अगर ऐसा हो जाए कि 4.58 भी आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर भी कह रहा है कि नहीं नहीं ये पता नहीं कहीं यहां बीच में है, इनके 4.58 और 4.59 के बीच में है, तब फिर आप स्फेरोमीटर में जाएंगे। स्फेरोमीटर में आपको क्या होगा कि अब इसी को देखिए, ये जो 2 डिवीजन हैं इनको मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, मतलब यहां पे मैंने लेंस का यूज किया। तो 4.5 से लेके 4.58 से लेके 4.59 के बीच में भी अब आपको फिर से 10 डिवीजन मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ठीक है। तब आप देख रहे हैं कि अच्छा ये जो है ये इसके बीच में यहां कहीं है, जो इन दोनों के बीच में हम लोग फर्क नहीं कर पा रहे थे, उनके बीच की भी पोजीशन यहां पे आपको पता चल गई। तो 4.58 ना 1 2 3 4 5 6, तो आपके आंसर आ गया 4.586। इसीलिए जितना लीस्ट काउंट आपका छोटा होता जाता है उतना आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता जाता है, एक्यूरेट होता चला जाता है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोगों को और स्ट्रॉन्ग एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तो देखिए यहां पे मीटर स्केल में हमारी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी कम थी कि हम 4.5 और 4.6 में ही फर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन 4.586 तक पहुंच गई है। इसी चीज को आगे जाके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ेंगे। तो जितना डेसिमल प्लेस के हम लोग आगे चले जाते हैं उतना हम लोग को चीजें ज्यादा समझ में आनी शुरू होती हैं।
Therefore, we can conclude that the quality of an instrument is recognized by least count. Least count ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी का फैसला कर सकती है. जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी. जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे पाएगा. अभी तक हम लोग ने ये सीखा कि भाई कोई एक ही चीज है उसकी रीडिंग हम लोग ले रहे हैं. जैसे हम लोग का 5.45 उसका मीन वैल्यू आया और उससे हम लोग एरर निकाल लिए, परसेंटेज एरर निकाल लिए और सारे फ्रैक्शनल एरर निकाल लिए, सब चीज सीख लिए. लेकिन अगर एक क्वांटिटी ना होकर 3-3, 4-4 क्वांटिटी हो जिस पर कोई चीज डिपेंड कर रही हो, जैसे बहुत आसान है यार. मतलब जैसे वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीजों पे डिपेंड करता है या नहीं. और इसमें भी अब L की भी कुछ पावर होती, B की भी कुछ पावर होती और H की भी कुछ होती. जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूं जो आपने जरूर पढ़ा होगा, GMM/R², है ना. आप इसे कैसे लिख सकते हैं? G m⁻⁻1 छोटा m⁻⁻1 r की पावर -2. अब आप इस फॉर्मूले को इसके जैसा पा रहे होंगे, है ना. तो इसमें अगर एरर निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे? तो यहां तो यार सब चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं. log ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ k x to the power a, y to the power b, z to the power -c. दोनों तरफ log ले लिया. तो log लेने में क्या होता है? log ab का क्या मतलब होता है आप लोग बता सकते हैं क्या बच्चों? 9th क्लास में जाते हैं थोड़ा सा. log ab जो होता है बच्चों वो होता है log a प्लस log b. ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी तरह इतनी सारी चीजें हैं तो उतनी सारी चीजें ले लेंगे. मैं सारे स्टेप करके दिखा रहा हूं, आपकी बुक में इतना नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूं. और log z टू द पावर -c. ठीक है. अब यहां पे आप जब करेंगे तो ये log k बना रहने दीजिए आप, और a log x, b log y और c, यहां पे c की जगह -c log z. ये बताइए आपको बच्चों समझ में आया या नहीं आया? आया सर. है ना. ये आपको समझ में आया. अब देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग अपने एरर को जब कैलकुलेशन करते हैं तो सेफ साइड खेलने की वजह से पॉजिटिव करते हैं. याद आ रहा है ना. तो हम लोग इसे क्या करेंगे? तब भी अपनी तरफ से पॉजिटिव कर देंगे. अब बस यहां पे डिफरेंशिएशन का खेल होने वाला है. याद रखिए हम लोगों ने सीखा था y इज इक्वल टू लॉग x जब होता है तो असली में वो y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ex ऐसा होता है, जिसे ln x भी कहते हैं. तो चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे मैंने सिखाया था ना log टू द बेस ex लिखा हो, चाहे ln x लिखा हो, चाहे log x लिखा हो, केवल सब एक ही बात है जब तक हम लोग कैलकुलस में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. इसी चीज का जब हम लोग dy by dx करते थे तो dy by dx हो जाता था 1/x. याद आ रहा है? इसी चीज को हम लोग अब यहां पे इस्तेमाल करेंगे. अब जैसा मान लीजिए कि जो छोटा y के वैल्यू अगर निकालते हैं तो dy इज इक्वल टू dx अपॉन x भी लिख सकते हैं हम लोग. ये समझ गए बच्चों? डिफरेंशिएट करके ये लिखा और dy इज इक्वल टू dx अपॉन x लिख लिया. ठीक है. हाँ सर. उसी तरह जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन लेंगे log s का तो हमारे पास क्या बचेगा? ds अपॉन s. मतलब छोटा सा s अगर निकालना है तो जैसे dy हम लोगों ने निकाला था तो dx अपॉन x आया. तो इसी तरह इसी क्वांटिटी को मान लीजिए ऐसा होता y इज इक्वल टू लॉग s, तो dy बाई ds निकालते हैं यहां पे और log s को हम लोग डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन s लिख देते तो dy हो जाता ds अपॉन s. समझे बच्चों? तो
इसी dy को अगर पूरी क्वांटिटी log s को हमने y लिखा तो उसकी log s की छोटी क्वांटिटी dy जो होगी वो ds अपॉन s के बराबर हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया गया है। इसी चीज को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, आपकी बुक में वही लिखा हुआ है। तो अब जब log k जो है, k एक कांस्टेंट है, s चेंज हो, x y और z चेंज होगा तो s चेंज होगा, k पर s डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, a अपना कांस्टेंट है, आपने सीखा था कि कांस्टेंट अगर y मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो a, तो ये a बाई एक्स हो जाता है ना, तो a dx बाई एक्स हो जाता है। तो यहां पे आप dx बाई एक्स कर सकते हैं। ये स्टेप आपको समझ में आया बच्चों? हाँ सर। ओके, उसी तरह b y अपॉन dy हो गया है यहां पे, उसी तरह पॉजिटिव साइन ले लिया, c z अपॉन dz हो गया है यहां पे। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चे कह रहे हैं कि यहां पे सर आपने अभी माइनस साइन को प्लस कर दिया, वो हमको समझ में नहीं आया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, चलिए कि अभी ये इसको माइनस मेंटेन करते हैं, लेकिन भाई बाद में तो मैं प्लस करूंगा ही। ठीक है, जब तक हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो चलो माइनस हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर हम लोग इसका मॉडुलस लेते हैं तो सबका इंडिविजुअल मॉडुलस हमें फिर लेना पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई ds बाई एस का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसे पॉजिटिव कर ही ले रहे हैं। अब शायद आप ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे यहाँ पे कि अच्छा चलिए वह मैक्सिमम कर दिया गया है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। आप ठीक हैं, आप सेटिस्फाइड हैं आप अरनेश? यस सर। ठीक, मैंने इधर नहीं लिखा था इसलिए शायद दिक्कत हो रही थी। a dx बाई एक्स कॉपी कर लीजिए यहां तक, अब बोर्ड साफ करना होगा। तो बच्चों जो लास्ट स्टेप है उसे फिर से हम लोगों ने ऊपर लिखा और आप देख रहे हैं कि ये d जो है इसकी जगह ऐसा डेल्टा मैंने बना दिया है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा डेल्टा डेल बोला जाता है इसे, और जब आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं तो d बनाते हैं, और जब आप मैथमेटिक्स में छोटी वैल्यू को डिफाइन करते हैं डेल्टा x या डेल्टा y, तब आप ऐसा डेल्टा लिखते हैं। तीनों का मतलब यही होता है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ समथिंग। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, d की जगह यहां डेल्टा कर दिया तो कोई नया चीज नहीं है। अब इसी चीज में हम लोग क्या करें, सब जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब थोड़ा इंक जो है वो सफर कर रही है यहां पे, चलो कर डालते हैं। ओके, सबको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, परसेंटेज एरर ऑफ s, ये परसेंटेज एरर ऑफ x, परसेंटेज एरर ऑफ y और ये परसेंटेज एरर ऑफ z। तो इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है तो सबके परसेंटेज एरर्स को अगर हम लोग ऐड कर लें तो उस क्वांटिटी का एरर हमें पता चल जाएगा, उस क्वांटिटी का मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमें मालूम चल जाएगा। तो परसेंटेज एरर में इंटू 100 कर दिया, और अगर हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना है या रिलेटिव एरर निकालना है तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी चीज का फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो वो उसके इंडिविजुअल क्वांटिटीज जिन पे वो डिपेंड करता है उनके एरर्स के सम के इक्वल होता है, उनके रिलेटिव एरर पे के सम के इक्वल होता है। ठीक है, 100 लगाओ तो परसेंटेज एरर, ना लगाओ तो रिलेटिव एरर। ये जो परसेंटेज एरर है या आपका रिलेटिव एरर है, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। यानी कि अगर आपका एरर इसके अंदर आ रहा है, समझना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर
अगर मान लीजिए आपका आता है प्लस, ये क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो अगर ये आता है 2%, ठीक है, और आपने सारा जो वैल्यू है वो उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई उसका ट्रू वैल्यू से डिविएशन आया प्लस 0.3%, तो यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा किया है। आप जितना एरर पॉसिबल था उसकी लिमिट के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका आया मान लीजिए 3.3, तो आप 2% से आपका एरर बढ़ गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट आपका गड़बड़ हुआ है, तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होता है वो अनअवॉइडेबल होता है। इट इज नॉट ड्यू टू केयरलेसनेस, इट इज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड कंडीशन। इसे हम लोग हटा ही नहीं सकते, क्योंकि x को मेजर करने में कुछ एरर आया, y को मेजर करने में कुछ एरर आया, z को मेजर करने में कुछ एरर आया, ये डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z ही वो एरर हैं। ये सारे एरर आपस में जुड़ जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं और हमारा जो s का कैलकुलेटेड वैल्यू उसको बिगाड़ देते हैं। और वो बिगड़ाल जो है अगर किसी वैल्यू के अंदर है, इसके अंदर है, तो वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर को सेटिस्फाई कर रहा है, आप तब भी सही जा रहे हैं। मैं यहां पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 2% स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 10% भी आ सकता है, ये कैलकुलेट करके आपका 0.1% भी आ सकता है, तो वो तो एक्सपेरिमेंट पे और इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब एग्जाम में बच्चों कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको जैसे मान लीजिए बोल दिया कि द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स Q एंड Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय दिस। उनकी फोटो मैंने यहां पे बना दी है, ठीक है, ये बिल्कुल अपने ग्रेविटी वाले फॉर्मूले जैसा ही है। तो Q और Q के बीच में डिस्टेंस R है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे दिया हुआ है। Q का जो वैल्यू है वो 10, 1 और R इस तरह दिया हुआ, तीनों चीजें दी गई हैं आपको। अब आपको इनका एरर एनालिसिस करना है और इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो Q और R दिया हुआ है, डेल्टा Q और डेल्टा R भी आपको दिया हुआ है, और यहां पर A B C जो है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, यहां पे देखो A1 हो गया, B1 हो गया और C2 हो जाएगा पावर की वजह से। अरे भूल रहे हो, ये फॉर्मूला ये 1/4πε0 कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये K हो जाएगा। और यहां पे Q टू द पावर A, Q टू द पावर B और R टू द पावर C, ऐसा हम लोग कर चुके हैं, तब ये आया है ना X Y Z है यार, यहाँ Q R है, क्या दिक्कत है। अब इस A की जगह आप 1 ले लेंगे, इस Q की जगह आप Q की पावर में आप 1 ले लेंगे और R की पावर में आप -2 ले लेंगे।